हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था 12th क्लास की जेनेटिक्स का। और इस टॉपिक में पिछली क्लासों में हमने देखा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो तकनीक अपनाई थी उस तकनीक में क्या क्या बिंदु थे। वो विपुंसन और थैलीकरण तकनीक थी और उस तकनीक के बारे में हमने चर्चा की थी। आज की जो क्लास है इस क्लास में हम जेनेटिक्स के अंदर जो महत्वपूर्ण शब्द आएंगे उन शब्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए आज की जो क्लास है यह है महत्वपूर्ण शब्दावली के ऊपर, जिसमें हम कुछ शब्दों के बारे में आज पढ़ेंगे और कुछ शब्दों के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक शब्द आता है, सबसे पहले जो शब्द है वो आता है कारक। कौन सा शब्द आता है? कारक। कारक या इसे इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं? फैक्टर। अब ये क्या होता है तो इन शब्दों के बारे में आपको चर्चा करनी है। तो देखिए सबसे पहले एक शब्द है कारक या इंग्लिश में जिसे आप फैक्टर कहते हैं। क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा तो मैं एक बार देख लूं फिर आगे चलते हैं। चलो ठीक है। देखिए एक शब्द आता है कारक। कारक को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? फैक्टर। तो देखिए कारक क्या होते हैं, तो जब मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे उस समय गुणसूत्र और ये जो जीन है इनके बारे में जानकारी नहीं थी। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं कि मेंडल ने जब अपने प्रयोग किए थे, मेंडल ने उस टाइम जब प्रयोग किए थे तो उस समय गुणसूत्र और जीन के बारे में जानकारी नहीं थी या उनके बारे में ज्यादा पता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जो कारक है ये वंशागति की इकाई होते हैं जो लक्षणों को नियंत्रित करते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। इन्हीं कारकों को बाद में एक वैज्ञानिक आया था जॉनसन, जॉनसन ने इनको जीन कहा था। ठीक है, तो याद रहे कारक का मतलब कि मेंडल ने जब कारक का शब्द कब काम में लिया तो आज जिसे हम जीन या गुणसूत्र कहते हैं ना, तो मेंडल ने उस समय उनको कहा था कारक, फैक्टर कहा था। तो कारक की परिभाषा क्या है? तो कारक की परिभाषा है कि वंशागति की इकाई। कारक क्या है? वंशागति की इकाई होते हैं। वंशागति की इकाई है कारक। वंशागति की क्या है? इकाई है जो जो लक्षणों को नियंत्रित करता है एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। तो कारक की ये परिभाषा है कि वंशागति की इकाई होते हैं। कारक क्या है? वंशागति की इकाई है जो लक्षणों को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। जो लक्षण होते हैं उनको नियंत्रित करने का काम करते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, मतलब माता पिता से बच्चों के अंदर और बच्चों से उनके बच्चों के अंदर संचरित होंगे। ठीक है, इन्होंने मेंडल ने क्या नाम दिया था? कारक नाम दिया था। और आज इन्हीं कारकों को हम किस नाम से जानते हैं? जीन। तो ये जीन जो शब्द है ये किसने दिया? तो जॉनसन ने दिया था। तो जीन जो शब्द है, जीन शब्द जॉनसन ने दिया था। वैज्ञानिक का नाम है जॉनसन, जॉनसन ने दिया। मतलब मेंडल ने तो इनका नाम कारक रखा था और बाद में जॉनसन ने इनका नाम क्या रख दिया था? जीन रखा था। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो कारक थे उस समय, जो ये कारक या फैक्टर थे, इन कारकों को दर्शाने के लिए जो संकेत थे, सिंबल थे, संकेतों का दर्शाने का जो प्रयोग या संकेतों को बताने का जो काम है वो मॉर्गन ने किया था। तो याद रखें कारकों को, कारक या कारकों को दर्शाने के लिए, कारकों को दर्शाने के लिए संकेतों का जो प्रयोग है, संकेत का मतलब सिंबल है, संकेतों का प्रयोग किसने किया? मॉर्गन ने किया। मॉर्गन एक वैज्ञानिक है, इन्होंने किया था। अब उन्होंने ये भी बताया था कि जो प्रभावी कारक है, प्रभावी और अप्रभावी क्या होते हैं वो आगे बताएंगे। तो याद रखना अभी तो कि जो प्रभावी कारक है
उनको आप बड़े अक्षरों से लिखेंगे, कैपिटल लेटर से, और जो अप्रभावी कारक है उनको आप स्मॉल लेटर से या छोटे अक्षरों से लिखेंगे। तो ये बात भी मॉर्गन ने बताई। तो याद रखना आपको कि जो प्रभावी कारक है, डोमिनेंट फैक्टर, प्रभावी कारक, इनको दर्शाने के लिए आप बड़े अक्षर दिखाएंगे, मतलब बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे, कैपिटल लेटर का। और जो अप्रभावी कारक होंगे, अप्रभावी कारक, इनको दर्शाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, छोटे अक्षरों का या स्मॉल लेटर का। तो ये सारी बातें आपको कारक के अंदर याद रखनी है कि जिसे आज हम कारक कहते हैं, सॉरी आज जिसे हम जीन कहते हैं, उस समय मेंडल ने इनको क्या नाम दिया था, कारक दिया था। कारक क्या होते हैं, तो कारक वंशागति की इकाई होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं और लक्षणों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जॉनसन वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने कारक का नाम बदलकर जीन रख दिया था और कारक को जो दर्शाते हैं उनके लिए जो संकेत बनाए थे, सिंबल बनाए थे, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो ये जो संकेत थे, सिंबल, इनको बताने का काम मॉर्गन ने किया था। और उन्होंने कहा कि जो प्रभावी कारक होंगे उनको आप बड़े अक्षर से यानी कैपिटल लेटर से, और जो अप्रभावी कारक होंगे उनको आप छोटे अक्षर से लिखोगे। तो ये कारक के बारे में याद रखना है, एक बार लिख लो फटाफट। फिर हम नेक्स्ट शब्दावली में दूसरे नंबर पर देखते हैं एलील। एलील या जिसे आप हिंदी में युग्म विकल्पी कहते हैं, वो क्या होते हैं, तो देखिए लिख लिया होगा, चले रफ करते हैं। अब देखिए सेकंड नंबर पे एक शब्द आता है एलील। एलील या जिसे आप हिंदी में युग्म विकल्पी कहते हैं, वो क्या होता है, तो उसका मतलब भी आप देख लीजिए। एलील होते हैं एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप। कैसे, एग्जाम्पल से बताएंगे, उनको आप क्या कहेंगे, एलील। तो दूसरे शब्दावली में दूसरे नंबर पर बिंदु आता है एलील। क्या शब्द आता है, एक एलील। एलील कहो चाहे आप हिंदी में इसे युग्म विकल्पी कहो, बात एक ही है, ठीक है। कैसे, तो देखिए पहले मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं, फिर एक एग्जांपल से आपको इसको बताऊंगा ताकि इजी समझ में आए। एलील या युग्म विकल्पी एक लक्षण को दर्शाने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप, एक लक्षण को दर्शाने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप जो समजात गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, जो समजात गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, उनको आप क्या कहेंगे, एलील या युग्म विकल्पी। कैसे, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, अभी क्लियर दिखाई दे रहा, चलो ठीक है। एक लक्षण को दर्शाने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप जो समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे, एलील या युग्म विकल्पी। कैसे, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से समझिए। एक एग्जांपल है कि एक लक्षण को दर्शाने वाले, जैसे पौधे की लंबाई, ये एक लक्षण हो गया, पौधे की लंबाई। अब इसको दर्शाने वाला जो जीन होगा, जो जीन है या जो कारक है, मेंडल के समय कारक, और जिसे आज हमने क्या नाम दे दिया, जीन। तो इस पौधे की लंबाई को दर्शाने वाला जो जीन होगा, इसके दो स्वरूप हो सकते हैं। कौन कौन से, तो ये तो या तो हो सकता है पादप लंबा, और या फिर हो सकता है पादप बोना। तो इसे ही आप क्या कहते हो, एलील या युग्म विकल्पी। लक्षण एक ही है, पौधे की लंबाई, एक लक्षण, इसको दर्शाने वाला जो जीन है, लंबाई को प्रदर्शित करने वाला जो जीन होगा पादप के अंदर, उसके दो विपर्यासी स्वरूप, दो विपर्यासी का मतलब मैं आप इजीली भाषा में समझना चाहो तो विलोम शब्द समझ सकते हो। तो विपर्यासी स्वरूप जो किस पर उपस्थित हो, समजात गुणसूत्रों पर, होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, उसे आप क्या कहेंगे, एलील या युग्म विकल्पी। जैसे पौधे की लंबाई, ये एक लक्षण हो गया। अब इस लंबाई को दर्शाने वाला जो जीन होगा पादप के अंदर, उसके दो स्वरूप यानी दो रूप हो सकते हैं, दो लक्षण हो सकते हैं, दो लक्षण हो सकते हैं, एक लंबा भी हो सकता है और एक पादप बोना भी हो सकता है। अब आप कहते हो कि
लंबा प्रभावी है तो कैपिटल टी से, और बोना अप्रभावी है तो स्मॉल टी से। ये बात किसने बताई? मॉर्गन ने कहा कि संकेत देंगे और जो प्रभावी है उसको आप बड़े अक्षरों से और जो अप्रभावी है उसे आप किससे लिखोगे? छोटे अक्षरों से। तो ये हो गई एलील या युग्म विकल्पी की परिभाषा। अब बात आती है कि जो ये एलील या युग्म विकल्पी जो शब्द है, ये शब्द किसने दिया? तो ये जो शब्द है ये शब्द दिया था बैटसन ने, जिसे आप आधुनिक आनुवांशिकी का क्या करते हो? पिता कहते हो। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स तो वो है बैटसन, फादर ऑफ जेनेटिक्स तो वो है मेंडल, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स वो है मॉर्गन। ठीक है, तो ये परिभाषा नोट करो। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एक शब्दावली, नेक्स्ट परिभाषा चले आगे। तो देखिए अब दो शब्द और आते हैं, एक बात करेंगे हम समयुग्मजी होमोजाइगस, और एक आता है विषम युग्मजी जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोजाइगस। वो क्या होते हैं? तो देखिए एक शब्द है तीसरा जिसका नाम है समयुग्मजी होमोजाइगस, इंग्लिश में इसे कहते हैं समयुग्मजी। समयुग्मजी क्या है? तो देखिए जब एक लक्षण है उसको दर्शाने वाले जो एलील है अगर वो समान है तो आप उसे क्या कहेंगे? समयुग्मजी। कैसे? तो वो भी एग्जांपल से बताऊंगा। पहले इसकी परिभाषा है समयुग्मजी, एक लक्षण को दर्शाने वाले दोनों एलील समान हो तो उसे आप क्या कहेंगे? समयुग्मजी। जैसे इसके नाम के अंदर ही आप अर्थ निकाल सकते हो। सम का मतलब क्या हो गया? समान। अब एक लक्षण है, उस एक लक्षण को बताने वाले जो एलील होंगे वो दोनों एलील अगर समान है तो उसे आप क्या कहेंगे? समयुग्मजी। जैसे कैसे? जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है कैपिटल टी लंबाई वाला। अब इस लंबाई को दर्शाने वाले जो दोनों एलील है, ये दोनों एलील क्या है? समान है। कैपिटल टी है तो ये क्या हो गया? समयुग्मजी हो गया। स्मॉल टी भी क्या है? समयुग्मजी है, जो कि पादप के बोनेपन को प्रकट करेगा। ठीक है, ये दोनों एलील क्या है? समान है, दोनों समान है। ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, जबकि ये बड़ा है, ये भी बड़ा है। तो दोनों अगर समान है तो उसे आप क्या कहेंगे? समयुग्मजी। जैसे कैपिटल आर समयुग्मजी हो गया, स्मॉल आर समयुग्मजी हो गया। दोनों समान है तो उसे आप क्या कहेंगे? समयुग्मजी या होमोजाइगस। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये सारे के सारे जो है ये होते हैं समयुग्मजी। मतलब एक लक्षण है, उस एक लक्षण को दर्शाने वाले जो जीन है या जो एलील है वो अगर समान है तो उसे आप क्या कहेंगे? समयुग्मजी। अब जो समयुग्मजी होते हैं ना, ये हमेशा एक शुद्ध जोड़ा होता है, ये अशुद्ध नहीं होता है। ये हमेशा कैसा जोड़ा होगा? शुद्ध होगा। तो ये बात भी आपको विशेष याद रखनी है कि जो समयुग्मजी है ये हमेशा शुद्ध जोड़ा होता है। आप पूरा लिखना है कि समयुग्मजी हमेशा एक शुद्ध जोड़ा होता है, एक शुद्ध जोड़ा होता है। ठीक है, तो यहां तक लिख लीजिए। फिर हम बात करेंगे विषम युग्मजी की। विषम युग्मजी क्या होता है? हो गया? चलो देखिए आगे एक शब्द आता है विषम युग्मजी, 4 नंबर का शब्दावली है। इन शब्दों का अर्थ समझना है सिर्फ आपको, ताकि जेनेटिक्स जब आगे हम पढ़ेंगे मेंडल के नियम, उत्परिवर्तन, सप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, तब ये शब्द बहुत काम आएंगे। तो इन शब्दों का अगर आपको मतलब पता है तो आप इसको जेनेटिक्स को इजीली समझ सकते हो, और शब्दों का अर्थ ही आपको पता नहीं है तो जेनेटिक्स समझ में नहीं आएगी। तो देखिए 4 नंबर का शब्दावली में महत्वपूर्ण बिंदु आता है विषम युग्मजी, हेट्रोजाइगस। इंग्लिश में इसे हेट्रोजाइगस कहते हैं। देखो विषम का मतलब यहाँ पर याद रखना अलग अलग, सम का मतलब आपने कैसे याद रखा कि समान है। एक लक्षण था, उस लक्षण को जो दर्शाने वाले एलील थे, मतलब उस लक्षण को प्रदर्शित करने वाले जो एलील थे वो समान थे, तो आपने नाम दे दिया समयुग्मजी। अब जब एलील ही अलग अलग होंगे तो उस नाम का क्या दोगे आप? विषम युग्मजी। तो एक लक्षण को, परिभाषा क्या है? एक लक्षण को दर्शाने वाले, एक लक्षण को
दर्शाने वाले दोनों एलील अलग अलग हो, दोनों एलील अलग अलग हो तो उसे आप क्या नाम दोगे? विषम युग्मजी। ठीक है, अब देखो लक्षण एक ही है लेकिन इसको बताने वाले जो एलील होंगे वो अलग अलग होंगे दोनों। कैसे? तो देखिए एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से इजी समझ में आएगा। जैसे आपने देखो पिछले समयुग्मजी में देखा कि कैपिटल टी लिखा तो ये समयुग्मजी हो गया, स्मॉल टी लिखा तो भी ये समयुग्मजी हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या है? समान है। तो अब बात कर रहे हैं हम विषम युग्मजी की। विषम युग्मजी में क्या होगा कि लक्षण एक है लेकिन उसको जो दर्शाने वाले जो एलील है वो क्या है? अलग अलग है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी पादप की लंबाई को दर्शाने वाला एक लक्षण है ये, लेकिन इसके जो दोनों एलील है, एक एलील बड़ा टी है तो एक एलील छोटा टी है, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? विषम युग्मजी की। जैसे एक एग्जांपल है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, समझ रहे हो आप? ये सारे किसके एग्जांपल होते हैं? विषम युग्मजी के। अब आपने ये भी तो कहा कि सम युग्मजी कैसा जोड़ा होता है? हमेशा शुद्ध, लेकिन ये कैसा जोड़ा होगा? हमेशा अशुद्ध होगा, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीजें हैं, समझ रहे हो? तो जो विषम युग्मजी है ये हमेशा अशुद्ध जोड़ा होता है। कैसे जोड़ा होता है? अशुद्ध, हमेशा अशुद्ध जोड़ा होता है। अब जैसे आपने कहा कि जो एलील है ये एलील शब्द बैटसन ने दिया था, वैसे ही समयुग्मजी और विषम युग्मजी शब्द भी तो किसी ने दिया होगा। तो देने वाले वैज्ञानिक थे भाई साहब जॉनसन, जिसने जीन शब्द दिया था ना, उन्होंने ये दोनों शब्द दिए थे। तो विषम युग्मजी और जो समयुग्मजी, नेक्स्ट पॉइंट लिखना कि जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जो वर्ड है, शब्द है, समयुग्मजी और ये जो विषम युग्मजी दोनों शब्द है, ये दोनों ही शब्द किसने दिए थे? तो ये दिए थे जॉनसन ने। किसने दिए भाई? जॉनसन। याद हो जाएगा? ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे संकर और संकरण। नेक्स्ट शब्दावली में बिंदु आता है, एक शब्द है संकर और एक शब्द है संकरण। ये क्या होते हैं? तो देखिए इनके बारे में भी बात करते हैं। पहले आप एक बार ये विषम युग्मजी लिख लीजिए। ठीक है, हो गया? तो देखिए अब बात कर रहे हैं कि संकर व संकरण क्या है। तो जब दो पौधों को लेकर आप क्रॉस करवाओगे, कोई भी दो पौधे लिए आपने, जैसे मान लो लंबा और बोना पौधा लिया, इन दोनों पौधों को लिया और आपने क्रॉस करवाया, तो जो इससे नया पौधा बनेगा ना उसको तो आप कहेंगे संकर। क्या कहेंगे? संकर, हाइब्रिड। और इस पूरे प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? संकरण। क्या कहेंगे? संकरण। समझ रहे हो आप कैसे? तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं रफ कर दूं एक बार। तो देखिए पहले आपको परिभाषा लिख लेनी है, परिभाषा पहले लिखेंगे फिर इसको एग्जांपल से समझे ताकि इजी समझ में आ जाए। तो परिभाषा लिख लीजिए एक बार। दो पौधों जब दो पौधों को लेकर आपस में क्रॉस करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, तो इससे बना नवीन पौधा, नवीन का मतलब नया, नवीन पौधा संकर कहलाता है, संकर कहलाता है। एवं इस क्रिया को क्या कहेंगे? संकरण कहेंगे। कैसे? तो देखिए एग्जांपल से समझते हैं, इसको भी संकरण करते हैं। ऊपर वाला रफ कर दो एक बार। एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से समझते हैं। अब आपने दो पौधे लेने हैं। जैसे मैं एक आपके सामने एक पौधा लेता हूं, एक पौधा लिया मैंने कैपिटल टी, ठीक है, एक पौधा ये हो गया जो कैसा होता है? लंबा। क्यों?
ये सारी चीजें कहां से आई? तो आपको पिछली क्लास में देखना होगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पादप क्यों चुना, और उसके साथ जो विपर्यासी लक्षण है उसमें देखा कि पहला लक्षण था पौधे की लंबाई। तो एक पादप मैंने ये लिया कैपिटल टी, और एक पौधा लिया मैंने स्मॉल टी। ठीक है, दोनों पौधों को लिया। तो कैपिटल टी लंबेपन को प्रदर्शित करता है, तो स्मॉल टी किसको प्रदर्शित करता है? बोनेपन को। ठीक है, इन दोनों पौधों को लिया, बीच में क्रॉस का चिन्ह बनवाया। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्रॉस करवाएंगे। ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं पेरेंट्स। तो या तो लिखेंगे पी या फिर हिंदी में लिखेंगे जनक। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि युग्मक हमेशा आधे आधे होते हैं, तो इनका आधा आधा कर लो। तो या मैं सीधा लिख लूं कैपिटल टी, चलो इसको एक बार पूरा ही लिख लेते हैं, स्मॉल टी अलग अलग कर दी। अब आप कहते हो कि युग्मक हमेशा आधे आधे होते हैं, तो आधा हो जाएगा कैपिटल टी, या इन दोनों का आधा हो जाएगा स्मॉल टी। जब इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। ये जो पौधा बनेगा ये नया पौधा होगा, नया पौधा। तो यहां तक का जो ये प्रोसेस है इसको तो आप कहेंगे संकर। क्या कहेंगे? संकरण, सॉरी संकर। और इस पूरे प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? संकरण। क्या कहेंगे? संकरण। तो ये जो नया पौधा है, ये जो पीडी बनेगी, इस पीडी को कहेंगे आप F1 पीडी। क्या कहेंगे? F1 पीडी। और इसमें सारे के सारे पौधे कैसे होंगे? लंबे होंगे। कैसे होंगे? लंबे। समझ रहे हो आप? तो दो पौधे लिए आपने, इनके बीच में आपने क्रॉस करवाया, क्रॉस से जो नया पौधा बना इसको तो आपने संकर कहा था, और इस पूरे प्रोसेस को आपने क्या नाम दे दिया? संकरण। समझ में आया आपको? तो ये महत्वपूर्ण 5 शब्दावली आज हमने पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम और शब्दावलियों के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन जो आज हमने पढ़ा है मैं एक बार वापस उसको रिपीट करना चाहूंगा। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट शब्दावली देखेंगे जिसमें हम लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, प्रभावी, अप्रभावी, ये सारे क्या होते हैं, इन शब्दों का मतलब समझेंगे। तो आज हमने जो 5 शब्द या 5 जो शब्दावली पढ़ी थी उनको एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा। तो सबसे पहले हमने देखा कारक, या इंग्लिश में आप इसे फैक्टर करते हैं। ये क्या है? तो जब मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे तो उस समय जीन या गुणसूत्रों की खोज नहीं हुई, तो मेंडल ने उस समय जो जीन या गुणसूत्र थे उनको कारक शब्द कहा। कारक में मेंडल ने बताया कि ये वंशागति की इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है और लक्षणों को नियंत्रित करती है। बाद में जॉनसन वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने कारक शब्द को बदलकर जीन रखा। फिर कारक जो शब्द है, सॉरी जो कारक होते हैं, इनको जो दर्शाने का जो प्रयोग है संकेतों में, सबसे पहले मॉर्गन ने बताया। मतलब कारकों को दर्शाने के लिए जो संकेत थे, सिंबल थे, उनको दर्शाने का प्रयोग मॉर्गन ने किया था। और उन्होंने कहा कि जो प्रभावी कारक है उसे आप बड़े अक्षर से लिखेंगे, कैपिटल लेटर से, और जो अप्रभावी कारक हो गया उसे आप स्मॉल लेटर से या छोटे अक्षरों से लिखेंगे। इसके बाद में हमने एलील या युग्म विकल्पी शब्द देखा था, जिसमें हमने कहा कि एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूप जो समजात गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? एलील या युग्म विकल्पी। जैसे पादप की लंबाई है, ये एक लक्षण है, इसको दर्शाने वाले जो जीन होंगे उनके 2 स्वरूप हो सकते हैं, एक पादप लंबा भी हो सकता है और एक पादप बोना भी हो सकता है। एलील शब्द बैटसन ने दिया था। फिर हमने एक शब्द देखा समयुग्मजी, जिसे आप इंग्लिश में होमोजाइगस करते हो। उसका मतलब क्या है? तो समयुग्मजी का मतलब है कि लक्षण एक ही है, लेकिन उसको दर्शाने वाले जो जीन है या जो एलील है वो दोनों समान है, तो उसे तो आप कहेंगे समयुग्मजी। मतलब एक लक्षण को दर्शाने वाले दोनों एलील अगर समान है तो उसे आप कहेंगे समयुग्मजी। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। और समयुग्मजी हमेशा शुद्ध जोड़ा होता है। विषमयुग्मजी में हमने देखा कि एक लक्षण है, उसको दर्शाने वाले दोनों ही एलील अलग अलग होते हैं, उसे आपने नाम दिया विषमयुग्मजी। और विषमयुग्मजी के जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, दोनों अलग अलग है, एक बड़ा है तो एक छोटा है, इसे विषमयुग्मजी करते हैं। और जो विषमयुग्मजी है ये हमेशा अशुद्ध जोड़ा होता है। फिर बात आती है कि जो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी शब्द है ये किसने दिए? तो ये शब्द दिए थे जॉनसन ने। उसके बाद में हमने पढ़ा संकर और संकरण। संकर क्या है? तो 2 पौधे लिए, उनके बीच में क्रॉस करवाया और उनसे जो नया पौधा निकला उसे तो आप कहेंगे संकर, और इस पूरे प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? संकरण। तो ये धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलता है अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।